हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस के लिए स्पॉटिंग एरर बताऊंगा और ये स्पॉटिंग एरर आपके एग्जाम में इसी तरीके की स्पॉटिंग एरर आएंगी। तो इनको आप मान सकते हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं स्पॉटिंग एरर के और सेम इसी तरीके की स्पॉटिंग एरर आपके एग्जाम में आएंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको बताऊंगा स्पॉटिंग एरर, और स्पॉटिंग एरर के साथ साथ ही ये आपके लिए हेल्प करेगा पैराजंबल को सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में। यदि सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है या फिलर्स आते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा और डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी ये हेल्प करेगा। तो ये वीडियो आपके लिए आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और एट द सेम टाइम आईबीपीएस क्लर्क के जो स्टूडेंट हैं वो भी इससे डेफिनेटली फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस एग्जाम में आएंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट करिए। यदि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिंपल क्वेश्चंस आएंगे और सिंपल ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और देखिए ये कितना लेंदी सेंटेंस है, 4 लाइन का सेंटेंस है और इसी तरीके के सेंटेंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर देखिए, रिटेल बैंकिंग रिफर्स टू प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज to individuals and small businesses where the financial institutions are dealing in large number of low value transactions। ठीक है, तो ये है आपका सेंटेंस। अब इसमें आप एरर कैसे निकालेंगे? इसमें आप देखिए कि रिटेल बैंकिंग की बात हो रही है, मतलब रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है? रिटेल बैंकिंग रिफर्स टू प्रोविजन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, मतलब रिटेल बैंकिंग में बैंकिंग सर्विसेज को हम इंक्लूड करते हैं जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होती हैं और स्मॉल बिजनेसेस के लिए होती हैं। एंड स्मॉल बिजनेसेस वेयर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर डीलिंग इन लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस, मतलब रिटेल बैंकिंग में हम ऐसे बिजनेसेस को भी इंक्लूड करते हैं जो कि छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लो वैल्यू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में करते हैं। जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो लोन्स देती हैं, छोटे छोटे माइक्रो लोन्स देती हैं, माइक्रो फाइनेंस जिसको बोलते हैं, उसमें वो डील करती हैं। ठीक है, अब आप देखिए इस सेंटेंस में कहीं पर भी आपको ग्रामर की एरर नहीं मिलेगी और नॉर्मली इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं आपके एग्जाम में जिसमें ग्रामर की एरर नॉर्मली नहीं होती। अब देखिए इसमें एरर क्या है, यहां पर यदि आप ध्यान से देखें ये थर्ड वाले पार्ट में, तो डीलिंग इन का क्या मतलब होता है? ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड है डीलिंग इन, इसका मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना। जैसे अगर मैं बोलता हूं आई डील इन शुगर, मतलब मैं शुगर का व्यापार करता हूं। आई डील इन मोबाइल्स, मतलब मैं मोबाइल का व्यापार करता हूं। तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो यहां पर डील इन जो वर्ड है, जो फ्रेजल वर्ब है, वो गलत है और इसकी जगह पर आप बोलेंगे यहां पर डील विद, क्योंकि जहां पर रिटेल बैंकिंग जो होती है वो फेस करती है इस तरह के स्मॉल बिजनेसेस को जो कि लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस को फेस करते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट आर डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू ट्रांजेक्शंस। तो डील विद का मतलब होता है उसका सामना करना, उसको फेस करना। ठीक है, जबकि डील इन का मतलब होता है किसी चीज का व्यापार करना। तो व्यापार के सेंस में यहां पर हम यूज नहीं कर रहे हैं इसको, हम यूज कर रहे हैं फेस करने के सेंस में। तो इसलिए इसमें आपकी जो गलती होगी वो होगी मतलब थर्ड पार्ट में गलती होगी और आपका आंसर सी, आपका आंसर होगा सी मान लीजिए या थर्ड मान लीजिए, एक ही बात है। तो इस तरह की एरर आपके आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस एग्जाम में आएंगी और इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ध्यान लगा के आप इसको सुनिए, कॉन्सेंट्रेट करिए इस पर। चलिए सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। Nothing great has ever been achieved without consistent effort in the face of seeming insurmountable difficulties। Insurmountable का मतलब होता है जिसको ओवरकम करना मुश्किल है, जिससे जीतना मुश्किल है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनसरमाउंटेबल। और सीमिंग का मतलब होता है कि ऐसा लगता है। डिफिकल्टी का मतलब है परेशानियां। ठीक है, तो इसका मैं मतलब बताता हूं आपको। नथिंग ग्रेट हैज एवर बीन अचीव्ड विदाउट कंसिस्टेंट एफर्ट
इन द फेस ऑफ सीमिंग अनसरमाउंटेबल डिफिकल्टी, मतलब किसी भी ग्रेट अचीवमेंट के पीछे एक जो 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 डिफिकल्टीज होती हैं जिनको आप जीत नहीं सकते, जो टफ डिफिकल्टीज होती हैं उनको फेस करना जरूरी रहता है, और उसके बिना, कंसिस्टेंट एफर्ट के बिना आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इनसरमाउंटेबल क्या है? एक एडजेक्टिव है। सरमाउंटेबल भी एडजेक्टिव है और इनसरमाउंटेबल भी एडजेक्टिव है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बैंकिंग एग्जाम में जिसमें एडजेक्टिव से रिलेटेड एरर होती है। यहां पर ये इनसरमाउंटेबल है एडजेक्टिव, और यहां पर सीमिंग क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहां पर हम कोशिश क्या कर रहे हैं, यहां पर हम सेंटेंस में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनसरमाउंटेबल कैसा है, मतलब जो एडजेक्टिव है उसको हम मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, या कह सकते हैं आप कि उसको हम इंटेंसीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम एडजेक्टिव को इंटेंसीफाई करते हैं उसको हम एडवर्ब के थ्रू इंटेंसीफाई करते हैं। जैसे यदि मैं गुड बोलता हूं, गुड माने अच्छा, और इसको मैं ज्यादा अच्छा बोलना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा वेरी गुड, या वेरी वेरी गुड, ठीक है, या एक्सट्रीमली गुड। तो एडजेक्टिव को जब मैं इंटेंसीफाई करता हूं, उसको और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता हूं, तो उसको मैं मजबूत बनाता हूं एडवर्ब से। ग्रामर में हम एडवर्ब का प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव को इंटेंसीफाई करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इनसरमाउंटेबल तो एक एडजेक्टिव हो गया, तो यहां पर एडवर्ब का प्रयोग करेंगे आप, क्योंकि ये दोनों ही एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये इस एडजेक्टिव के साथ यहां पर आप एडवर्ब का प्रयोग करके इसको आप इंटेंसीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप बोलेंगे सीमिंगली इनसरमाउंटेबल, ठीक है। तो कोई भी चीज को आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक कि जो इनसरमाउंटेबल डिफिकल्टीज हैं, जिनको ओवरकम करना मुश्किल होता है, जिनको ऐसा लगता है कि ओवरकम करना मुश्किल है, उनके बिना आप किसी भी अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इसका मतलब है। तो सीमिंगली इसमें होगा, और थर्ड पार्ट में इसमें गलती है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, ठीक है। और किसी पार्ट में इसमें गलती नहीं है। तो आपको जब आप एरर करें तो आप ये भी देखें कि केवल इसी पार्ट में गलती है और किसी पार्ट में गलती नहीं है। आपको एकदम अंदर से कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि इसी पार्ट में गलती है और मैं प्रूव कर सकता हूं कि इसी पार्ट में गलती है। इस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग ग्रेट सही है, हैज एवर सही है, हैज एवर बीन अचीव्ड बीन सही है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया है सेंटेंस। तो उस तरीके से पूरा सेंटेंस सही है, केवल इसमें सीमिंगली आप बोलेंगे, थर्ड सेंटेंस में इसमें गलती है। द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द हीरोइक सेक्रीफाइसेस मेड। मेड वर्ड यहां पर सही है, सेक्रीफाइस के साथ आप मेड लगा सकते हैं। मेड, मेक और मेड का प्रयोग कई तरह के वर्ड्स के साथ होता है, जैसे मेक अरेंजमेंट्स, मेक मनी, मेक मिस्टेक, ठीक है, मेक पीस, बहुत सारे वर्ड्स के साथ जुड़ता है ये मेक जो वर्ड है। तो सेक्रीफाइस के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, सेक्रीफाइसेस मेड बाय द फ्रीडम फाइटर्स हु नीदर केयर फॉर देयर लाइव्स नॉर फॉर देयर फैमिलीज। मतलब हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो ऐसे लोगों का एक एग्जाम्पल है, ऐसे लोगों के त्याग की कहानी है, जिन्होंने ना अपने फैमिली की फिक्र की और ना जिन्होंने अपनी सोसाइटी की फिक्र की। who neither cared for their lives nor for their families, जिन्होंने ना अपनी फैमिली की फिक्र की और ना अपनी जिंदगी की फिक्र की, ठीक है। ऐसा हमारा फ्रीडम जो स्ट्रगल है उन लोगों की कहानी है, उन लोगों के त्याग की कहानी है। ये इस सेंटेंस का मतलब है, और इस सेंटेंस को आप मान सकते हैं कि इसमें ग्रामेटिकल एरर है। देखिए कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि नीदर नॉर आ रहा है, या नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है, या ईदर और आ रहा है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप बहुत ध्यान से देखा करो, क्योंकि इसमें जो गलती होती है वो यहीं पर होती है, ठीक है। अब इसमें रूल क्या है ग्रामर का? इसमें रूल ग्रामर का ये है कि नीदर नॉर हुआ, ईदर और हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, ये हैं आपके कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब ये है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच आप नीदर के बाद लगाएंगे वही पार्ट ऑफ स्पीच आप नॉर के बाद लगाएंगे। तो इसमें देखिए नीदर के बाद क्या लगा है? केयर्ड लगा है, और नॉर के बाद क्या लगा है? फॉर लगा है। तो इस तरीके से सेंटेंस इम्बैलेंस्ड हो रहा है। अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहां पर आप देखिए नॉर के बाद क्या लगा हुआ है, यहां पर आप देखें तो नॉर के बाद फॉर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको
नीदर के बाद फॉर लगाना पड़ेगा। तो यदि आप केयर्ड को इधर पीछे ले जाएं और नीदर को इधर ले आएं, मतलब नीदर केयर्ड की जगह आप बोलें केयर्ड नीदर, ठीक है, तो नीदर यहां पर आ जाएगा और नीदर के बाद भी फॉर हो जाएगा और इसके बाद भी नॉर के बाद भी फॉर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो इसमें आपकी जो गलती होगी वो इसमें भी थर्ड पार्ट में ही गलती है और सी इसमें आपका आंसर होगा। ये है टिपिकल बैंकिंग सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस बहुत आते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। मैंने आपको रूल बताया है, नीदर नॉर, नॉट ओनली, ईदर और, इनके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे इसमें हम। तो आपको किसी वर्ड को इसमें चेंज नहीं करना है, केवल रिप्लेस करना है, आगे पीछे करना है। इसमें नीदर केयर्ड की जगह आपको करना है केयर्ड नीदर, और उस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बेसिक रीजन फॉर नॉट अलाउइंग विमेन in combat roles of course is simply that for the most part they are physically unable to match up the required standards। देखिए इसके बाद यहां पर आपको गलती लग सकती है, द बेसिक रीजन फॉर नॉट अलाउइंग, फॉर के बाद ये अलाउइंग लगा हुआ है, सही है। विमेन ये प्लूरल फॉर्म है, ये सही है। इन कॉम्बैट रोल्स भी बोल सकते हैं और फॉर कॉम्बैट रोल्स भी बोल सकते हैं, ये दोनों सही हैं, ये यहां पर गलती नहीं है। ऑफ कोर्स इज सिंपली दैट फॉर द मोस्ट पार्ट दे आर फिजिकली अनेबल टू मैच अप द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। जो सही इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, जो सही फ्रेजल वर्ब है वो है मैचअप टू। इसमें लिखा हुआ है केवल मैचअप, तो सही इसको हम बोलते हैं मैचअप टू। आई डू नॉट मैचअप टू हिज स्टैंडर्ड, ही डज नॉट मैचअप टू माई स्टैंडर्ड। इस तरीके से मैचअप का हम यूज करते हैं और मैचअप के बाद यहां पर आपको लगाना पड़ेगा टू, और उस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। बाकी के पार्ट में इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी का पार्ट इसमें सही है। तो इस तरीके से इसमें डी आपका आंसर होगा, फोर्थ पार्ट में इसमें गलती है, और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे और आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके के सेंटेंस आपके आईबीपीएस बैंक पीओ मेंस में और आईबीपीएस क्लर्क में इसी तरीके के सेंटेंस आपके आएंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ होता जा रहा है धीमे धीमे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, एग्जामिनर इसी तरीके के क्वेश्चन देगा, और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मास्टरी करना है यदि आपको निकलना है और आपको सक्सेसफुल होना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एज पर द रिपोर्ट द वेरी पॉसिबल सोर्स ऑफ ब्लैक मनी इंक्लूड ड्रग ट्रैफिकिंग, वेपन ट्रेडिंग, सेलिंग काउंटरफीट और स्टोलन गुड्स एंड सेलिंग पायरेटेड वर्जन्स ऑफ copyright items such as software and musical recordings। एज पर द रिपोर्ट सही है, द वेरी पॉसिबल सोर्सेज सही है, क्योंकि पॉसिबल एक एडजेक्टिव है और इसको इंटेंसिफाई करने के लिए हम वेरी लगा सकते हैं, और सोर्सेज बहुत सारे हैं तो इसलिए सोर्सेज सही है। सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी इंक्लूड सही है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ों को इसमें ले रहे हैं। जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, वेपन ट्रेडिंग है और सेलिंग काउंटरफीट और स्टोलन गुड्स हैं, तो इसलिए इंक्लूड वहाँ पर सही है, क्योंकि इंक्लूड एक्चुअली सोर्सेज के साथ लगा हुआ है, इंक्लूड का रिलेशन सोर्सेज से है और सोर्सेज प्लूरल है, तो उस हिसाब से भी वो सही है। एंड सेलिंग पायरेटेड वर्जन्स ऑफ कॉपीराइट आइटम्स सच एज सॉफ्टवेयर एंड म्यूजिकल रिकॉर्डिंग, ये मेरे हिसाब से इस वीडियो ट्यूटोरियल का सबसे ज़्यादा टफ सेंटेंस है और सबसे ज़्यादा ट्रिकी सेंटेंस है। ये एसबीआई बैंक पीओ का सेंटेंस है और इसमें भी वही एडजेक्टिव की गलती है। देखिए ये जो है ये नाउन है आइटम्स, ठीक है, और आइटम्स को क्वालिफाई करने के लिए, आइटम की विशेषता बताने के लिए हम बोल रहे हैं कॉपीराइट आइटम, ठीक है। तो लेकिन इसका सही जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो होगा कॉपीराइटेड आइटम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर ये जो पार्ट है ये आपका गलत है, यहां पर आप बोल सकते हैं कॉपीराइटेड आइटम्स। तो उस तरीके से ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा और सी इसमें आपकी गलती होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया मेनी ऑफ द मिडिल क्लास पीपल नाउ लिव अ लाइफ स्टाइल दैट अप्रॉक्सीमेट्स दैट इन वेस्टर्न कंट्रीज। अब इस सेंटेंस में क्या कर रहे हैं हम,
इस सेंटेंस में हम तुलना कर रहे हैं। जब भी आप इस तरह के सेंटेंस देखें जिसमें दैट ऑफ आता है या दोज ऑफ आता है, तो उसके थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो दैट ऑफ और दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी नाउन को, किसी नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए। जैसे यदि मैं बोलूं कि चंडीगढ़ का मौसम दिल्ली के मौसम से अच्छा है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि द वेदर ऑफ चंडीगढ़ इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। दैट ऑफ का मतलब है वेदर, तो वेदर वर्ड के रिपीटिशन को रोकने के लिए मैंने दैट ऑफ का यूज किया है। तो सही जो वर्ड होता है वो होता है दैट ऑफ, और यहां पर क्या लिखा है, दैट इन। ठीक है, तो यहां पर एक तो आपको दैट ऑफ करना पड़ेगा और दैट ऑफ के बाद आपको दोज भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप लाइफ स्टाइल की तुलना कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल से। वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले लोगों की लाइफ स्टाइल से, तो इसलिए यहां पर आपको बोलना पड़ेगा दैट ऑफ दोज, मतलब दैट ऑफ मतलब लाइफ स्टाइल, और दोज मतलब पीपुल हु आर लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहां पर यदि आपको करेक्ट करने के लिए सेंटेंस को बोला जाए, हालांकि ये स्पॉटिंग एरर है, लेकिन यदि करेक्ट करने के लिए बोला जाए तो आप यहां पर बोलेंगे दैट ऑफ दोज भी आएगा, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल है वो पीपल की है, लाइफ स्टाइल कंट्रीज की नहीं है, लाइफ स्टाइल पीपल की है। ठीक है, तो पीपल के लिए दोज वर्ड वहां पर भी आएगा। तो दैट ऑफ दोज के मदद से ये सही हो जाएगा, और ये फोर्थ पार्ट में इसमें गलती है, और डी इसमें आपका आंसर होगा। तो देखिए कितना टफ सेंटेंस था ये, और इसी तरीके के सेंटेंस आपके आने वाले हैं आपके नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, द लगा हुआ है दोनों में, तो सही है क्योंकि एक पर्टिकुलर एक्टर और पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की बात हो रही है। हैव पार्टेड इन वेज ड्यू टू डिफरेंसेस ओवर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में डिफरेंस की वजह से वो एक्टर और प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो अलग अलग हो जाने के लिए जो फ्रेजल वर्ब है वो है पार्ट वेज। ठीक है, पार्ट वेज। अब चूंकि ये हैव के साथ लगा हुआ है तो इसलिए इसमें हमने कर दिया पार्टेड, तो पार्टेड सही है यहां पर, लेकिन यहां पर ये जो वर्ड है इन, ये एक्स्ट्रा है। पार्टेड वेज होता है, पार्टेड इन वेज नहीं होता। और ये किस पार्ट में गलती है, इसमें सेकंड पार्ट में गलती है, मतलब आपका बी इसमें आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट इज रील फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड। रील फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, तो चूंकि इसमें इज लगा हुआ है इसलिए इसको आप आईएनजी फॉर्म में बोलें तो ज्यादा सही रहेगा। द स्टेट इज रीलिंग फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, मतलब स्टेट इस समय पीड़ित है एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस से, जो सारे वर्ल्ड में फैला हुआ है उससे गुजर रही है। द स्टेट इज रीलिंग फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस अराउंड द वर्ल्ड, ये सेंटेंस का मतलब है। और अगर इसको इज रील्ड फ्रॉम बोलेंगे तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, और पैसिव वॉइस में इसका सेंस ये निकलेगा कि स्टेट इज रील्ड फ्रॉम, मतलब स्टेट पर इंपैक्ट पड़ता है और हमेशा पड़ता है, जबकि हमेशा नहीं पड़ता। जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो फॉर द टाइम बीइंग है, तो इसलिए पैसिव वॉइस में इसका अर्थ गलत निकलेगा। पैसिव वॉइस में ना बोलते हुए इसको एक्टिव वॉइस में आप बोलिए, और फर्स्ट इसमें गलती है, इसमें रीलिंग फ्रॉम आइए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द ब्यूटिशियन लिस्टेड आउट अ फ्यू, इसमें ब्यूटिशियन से पहले दा लगा हुआ है जो कि सही है क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्यूटिशियन की बात हो रही है, और ए फ्यू इसमें सही है क्योंकि फ्यू नेगेटिव होता है और ए फ्यू आपका पॉजिटिव होता है। तो जो ब्यूटिशियन है वो क्विक टिप्स बता रही है, तो इसलिए वहां पर सम टिप्स का सेंस आ रहा है, मतलब कुछ टिप्स वो बता रही है, तो कुछ टिप्स को इम्प्लाई करने के लिए यहां पर ए फ्यू ये सही है, अगर ये फ्यू होता तो गलत होता। ए फ्यू क्विक टिप्स दैट वन लगा हुआ है और वन सिंगुलर है, और वन के बाद इसमें नीड्स लगा हुआ है तो ये सही है। वन नीड्स टू कीप इन माइंड इन ऑर्डर टू गेट दैट परफेक्ट हॉलीडे रेडिएंट। अब देखिए इसमें परफेक्ट है, ठीक है, और परफेक्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगाते हैं।
जैसे गुड अगर है मेरे पास तो गुड के साथ में क्या लगाऊंगा, गुड बुक, गुड बॉय, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर परफेक्ट एक एडजेक्टिव है और परफेक्ट के बाद हॉलीडे भी एक नाउन है, और यहां पर ये गलत है, इसमें एक्चुअली रेडियंस होगा। ये रेडियंस का मतलब होता है एक आभा, एक चमक जो चेहरे पर होती है, तो उसकी बात हो रही है, तो इसलिए यहां पर ये वाला पार्ट जो है रेडियंट, ये गलत है। रेडियंट की जगह रेडियंस होगा जो कि एक नाउन है, और डी पार्ट में इसमें आपकी गलती मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द मिनिस्टर सेड दैट द स्टेट वाज फेसिंग एन एक्यूट फाइनेंशियल क्रंच एंड फियर्ड दैट द गवर्नमेंट माइट बी कंपेल्ड टू टेक लोन्स टू पे द सैलरी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। इट्स यहां पर सही है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए यूज हो रहा है, सैलरी सही है, कंपेल्ड सही है क्योंकि पैसे वॉइस में यूज हो रहा है, क्रंच यहां पर सही है, क्रंच हम क्राइसिस को ही बोलते हैं, फियर्ड सही है, तो ये सेंटेंस सही है आपका, ये नो एरर सेंटेंस है। और हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपके एग्जाम में 5 सेंटेंस आ रहे हैं तो एक उसमें से सेंटेंस, एक उसमें से एक या दो उसमें से नो एरर का हो सकता है, और 10 अगर सेंटेंस आ रहे हैं तो एक या दो उसमें से नो एरर के सेंटेंस हो सकते हैं। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिए। और इस चैनल पर जितने भी वीडियो हैं दोनों लैंग्वेजेस में हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, सारे वीडियोस देखिए। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और यदि आप वास्तव में निकलना चाहते हैं, एग्जाम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे सारे वीडियो देखिए और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। ऐसा नहीं कि केवल एक क्वेश्चन देखा आपने और सारा वीडियो स्किप कर दिया, आप बोर होने लगे। बोर होने से काम नहीं चलेगा, आप सारे वीडियोस देखिए और एंड तक देखिए, तब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हो रहे हैं, मेरे पास डेली मेल आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अभी एसबीआई क्लर्क का जो रिजल्ट आया उसमें भी सक्सेसफुल हो गए, निकल गए, मतलब फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया है। और काफ़ी सारे करीब 50-52 मेरे पास मेल आए हैं जिनका आईबीपीएस बैंक पीओ प्री में सिलेक्शन हो चुका है, और वो काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इसी चैनल की वजह से उनका सिलेक्शन हुआ है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात है, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे वीडियोस देखिए इसके, और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये हैं मेरे कुछ लिंक्स, इनके थ्रू आप मुझे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं जो कि फेसबुक पर है, और एक इंग्लिश एडवांटेज एजुकेशन पेज है, इसको भी आप प्लीज़ लाइक करिए। ये ग्रुप है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी, इनके थ्रू भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगा तो जरूर 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 इसको लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी फायदा हो। और कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं, और जितना मुझे टाइम मिल पाता है उसके अकॉर्डिंग मैं सभी का जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन जिनका मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं उनसे मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट्स का मैं जवाब टाइम पर दे पाऊं। और यदि आप फर्स्ट टाइमर आए हैं इस चैनल पर, तो मैं आपका तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे साथ, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस होते हैं इसमें, उनको आप देखिए और डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।